नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के संकट काल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों का बंटवारा कर दिया है। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है कि दिल्ली के अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी, उनमें अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली में मौजूद सिर्फ केंद्र के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर वालों का इलाज हो सकेगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा असर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को होगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने इस पर लोगों से राय मांगी थी और 90% से अधिक लोगों ने अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज का पक्ष रखा। तो दिल्ली सरकार द्वारा गठित डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने भी यही सिफारिश की है। बीजेपी केजरीवाल के फैसले को तुगलकी बता रही है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी फैसले से सहमत नहीं हैं। इस फैसले से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कुछ अस्पतालों को राजनीतिक दलों के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगा चुके हैं। कोरोना टेस्टिंग को लेकर दिल्ली के से भी दिल्ली सरकार के ठन चुकी है। तो सर गंगाराम अस्पताल पर टेस्टिंग में गाइडलाइन का पालन न करने पर एफआईआर हुई है, जिसके बाद दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कहा गया है, जिस तरह कोविड-19 मरीजों के दाखिल और टेस्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री डॉक्टरों को चेतावनी दे रहे हैं और अस्पतालों को धमकी दे रहे हैं, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन उसकी कड़ी निंदा करता है। सर गंगाराम अस्पताल और इसके डॉक्टरों ने बीते दशकों में लाखों लोगों की जान बचाई है, उसे सजा और धमकी दी जा रही है। सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर बेहद निंदनीय है और पूरे मेडिकल जगत को हतोत्साहित करने वाली है। अस्पतालों पर दिल्ली सरकार के इस दंगल पर आज हमारा दंगल है। सवाल वही, अस्पताल बांटो, कोरोना से लड़ो। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर बेहद निंदनीय है, पूरे मेडिकल जगत को हतोत्साहित करने वाली है और इस तरह से दिल्ली सरकार के फैसले की कड़ी निंदा जेएमए की ओर से की गई है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार, आपकी सरकार बेड्स का इंतजाम कर रही है। चारों तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहां जाएंगे। इस पे हम लोगों ने जनता से विचार मांगे थे। 7.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे और 90% से ज्यादा लोगों का यही कहना था कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। देखिए, एथिकली मेरा ये मानना है कि अगर आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कोई सीरियस पेशेंट आए, जैसे मान लो कोई ट्रॉमा का पेशेंट है जो हेड इंजरी होके बहुत सीरियस है और वो आपके इमरजेंसी में आए, तो ये मैटर नहीं करता कि वो दिल्ली से है, हरियाणा से है या यूपी से है। उस पेशेंट की जान बचाने के लिए पूरा केयर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। एथिकली मेडिकल प्रोफेशन में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में हमें चूकना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हो, चाहे वो किसी स्टेट से हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। मरीज तो मरीज है और एथिकली हमें उसका इलाज करना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक इशू है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जितने इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं, अगर उनको पूरे देश के लिए आवाजाही के लिए इस तरह से खोला जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं 2 दिन में दिल्ली के सारे बेड्स भर जाएंगे और उसके बाद फिर दिल्ली में किसी को कोरोना होता है तो उसको लेके कहां जाएंगे। ये इशू हमारे सामने है, आज भी है और रहेगा। ये बहुत छोटी मानसिकता है, यह बहुत विभाजनकारी मानसिकता है, या बहुत दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान और एक दूसरे के राज्यों के बीच में विवाद पैदा करने वाला बयान है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानों से
आम आदमी पार्टी को और उस आम आदमी पार्टी की सरकार को बाज आना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है समाज के अंदर और जो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार यह कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम देश को एकता के सूत्र में पिरोने की बात करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक राज्य से और दूसरे राज्य के बीच में भेद की बात करते हैं, तो इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली के अस्पतालों पर अपनी ढपली अपना राग, इसी विषय को लेकर दंगल की शुरुआत हम करते हैं। कई खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। विजेंद्र गुप्ता, नेता दिल्ली बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक दत्त, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर बीबी वाधवा, जो कि प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ होंगे। उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले सौरभ भारद्वाज, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आपके इस फैसले को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो हम दिल्ली का इलाज करेंगे, और देश के लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार को वोट किया तो केंद्र के अस्पताल उनका इलाज करेंगे। क्या ये विभाजनकारी नीति नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने वोट वाली बात जो है, मुझे नहीं पता आपने कहां से आपको ये बात पता चली। साधारण सी बात ये है कि दिल्ली के अंदर सीमित स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारे पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। 10,000 बेड हमारे पास दिल्ली के सरकार के अस्पतालों में है और करीब 10,000 बेड हमारे पास केंद्र सरकार के अस्पतालों में है, जो कि बराबर है। हमने सिर्फ इतनी बात की है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, वो गुजरात का भी हो सकता है, वो आसाम का भी हो सकता है, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं के भी हो सकते हैं वो मूल निवासी, मगर जो लोग दिल्ली में निवास करते हैं उनके लिए दिल्ली सरकार के 10,000 बेड्स को हम रखना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में स्थिति खराब हो रही है। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई में जो है बहुत सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम अपनी एक मैनेजमेंट के हिसाब से ये देख रहे हैं कि क्योंकि ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ती है और अगर ये बेड्स हमने पड़ोसी राज्य के लोगों को दे दिए तो जब दिल्ली के लोगों को जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली के लिए बेड्स हमारे पास नहीं होंगे। और कोई कम बेड्स नहीं है बाहर के लोगों के लिए। सौरभ, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें अस्पताल दूंगा, ऐसा ही लग रहा है। इसके पीछे का जो तर्क है मैं वो आपको बताती हूँ। राजधानी दिल्ली के विकास में सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर के लोगों की भारी जमात है जो राजधानी दिल्ली में काम करती है। अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो आप कहेंगे कि आप अपने राज्य जाकर इलाज करवाइए, आपको दिल्ली में इलाज की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी। वो लोग काम करें, दिल्ली में इलाज कराएं कहीं और। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं बीमार पड़ती हूं तो राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, मैं जहां पर भी मौजूद हूं तत्काल मेरा वहां इलाज किया जाए? जी, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये सवाल जो है ये अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से पूछा जाता तो इसके अंदर और अच्छा हो जाता। क्या 2 महीने जब लॉकडाउन की तैयारी के लिए सब राज्यों को दिए थे, क्या 2 महीने में कोई तैयारी उत्तर प्रदेश ने नहीं की? या पिछले 70 साल में कोई तैयारी नहीं की? या पिछले 5 साल के अंदर हरियाणा ने कोई तैयारी नहीं की? क्या वे सभी की सभी दिल्ली सरकार के अस्पतालों पर ही आश्रित हैं? तो क्या सवाल उन लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने राज्यों में क्यों 5 साल से तैयारी नहीं की? और मैं अब दोबारा ये बात कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के 10,000 अस्पताल हैं। 10,000 अस्पताल सबके लिए खुले हैं, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा औसत है कि आधे अस्पताल हमारे जो हैं वो ओपन है सबके लिए, और मुझे लगता है कि वो काफी हैं। इसके पहले कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं, एक और महत्वपूर्ण सवाल सौरभ आपसे मैं ले लेती हूं। अगर मान लीजिए 10,000 पूरे के पूरे बेड भर जाते हैं केंद्रीय अस्पतालों के, और वहां पर कोई मरीज जिसकी जान जाने वाली है वो आपके सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में आता है सौरभ, तो उसको इलाज देने से आप मना कर देंगे? आप बोलेंगे कि नहीं, वहां पर बेड खाली हो, आप वहीं इलाज कराइएगा, दिल्ली में आपके लिए सुविधा मौजूद नहीं है? अगर उसकी जान जाने वाली हो तो क्या आप उसको वापस भेज देंगे? हेलो, ऐसा लग रहा है सौरभ तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। दोबारा उनसे मैं संपर्क करती हूं, लेकिन अब सीधे मैं कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेती हूं। अभिषेक दत्त जी, दिल्ली सरकार ने ये जो फैसला किया है वो दिल्ली वालों के हित में किया है। अगर दिल्ली के मद्देनजर ये फैसला लिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? मैं सौरभ भाई को बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जो 22% स्टाफ है डीटीसी का, एमसीडी का, दिल्ली पुलिस का, और जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये सारा का सारा स्टाफ एनसीआर में रहता है, हमारे फ्रंटलाइन हीरो हैं। मैं आप ही के शो में सौरभ भारद्वाज जी से पूछना चाहता हूँ, कल को दिल्ली पुलिस का व्यक्ति जो गाँव में रहता है, ये एनसीडी का जो सफाई कर्मचारी जो रहता है नोएडा में,
उसको अगर कोविड ऑन ड्यूटी यहाँ हो जाता है या उसका यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, दैट मीन्स आप उसको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नहीं लेंगे। इनकी मैं बात बढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने जो अपनी डॉक्टर महेश जी की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जुलाई के आसपास दिल्ली में 45,000 बेड चाहिए और करीबन 10,700 वेंटिलेटर चाहिए। आज तक उसने इसकी क्या तैयारी करी है? मात्र 471 वेंटिलेटर है इनके पास। देखिए मैम क्या है, कल को एक और सर्वे कर ले कि नॉर्थ दिल्ली के हॉस्पिटल में साउथ दिल्ली के लोग आएंगे नहीं आएंगे, एक और सर्वे कर ले कि दिल्ली के अंदर। देखिए आप सर्वे किस बात का दिल्ली की जनता से करा रहे हो? आज दोनों पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी जिसके पास एनसीडी है और सेंटर के मिलाएंगे तो 15,000 बेड, 16,700 बेड है इनके पास में, और दिल्ली सरकार, इनको मिलकर काम करना चाहिए। मैं एक छोटा सा इनका जो एप्लीकेशन है उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। आज दिल्ली सरकार के 38 हॉस्पिटल में से केवल 5 हॉस्पिटल है जो कोविड के लिए इन्होंने जिसको टर्म करा हुआ है, उसमें 72% बेड्स इनके खाली हैं। अब तक ये अपने बेड्स को नहीं भर पाए, जबकि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। केजरीवाल जी ने कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन के समय कि दिल्ली की बहुत तगड़ी तैयारी हो गई है, मैंने 40,000 बेड इकट्ठे कर लिए हैं, मॉनिटरिंग मैं करूंगा, पीछे से पूरा। मैम क्या मॉनिटरिंग? आज सौरभ इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कल को जो दिल्ली के कोरोना वॉरियर जो हमारे फ्रंटलाइन हीरोज हैं उनको प्रॉब्लम होगी तो सौरभ जी क्या उनको भर्ती करेंगे, उनको बाहर कर देंगे? इसका जवाब मुझे सौरभ भारद्वाज जी, जो एनसीआर के दूसरे हिस्सों से लोग दिल्ली में जाते हैं और वहां के साफ सफाई या दूसरे कामों में हिस्सा लेते हैं, कल को उनको अगर कोई बीमारी हो जाती है तो क्या आप उन्हें बाहर कर देंगे? आप कहेंगे आप यूपी में या गुड़गांव में जाकर इलाज कराएं? जी, मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस के हों, दिल्ली सरकार के हों, एमसीडी के हों, ये सारे के सारे लोग डीजीएचएस या सीजीएचएस की स्कीम के अंदर ये लोग आए जाते हैं और इनका दिल्ली के अस्पतालों में और केंद्र के अस्पतालों में इलाज जो है मुफ्त भी होता है और इनका सारा का सारा खर्चा जो है सरकार वहन कर रही है। आप तो मना कर रहे हैं, इनका प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं, प्राइवेट नहीं, डीजीएचएस है, आप समझे ही नहीं, ये डीजीएचएस और सीजीएचएस कैटेगरी जो है उसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। मुझे पता है डीजीएचएस का क्या मतलब है। दूसरी बात, आज की डेट में एक बार अभिषेक उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं कि देखिए, जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये ऐप का सवाल है, आप समझिए 28 राज्य हैं इस देश के अंदर, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, कोई राज्य ये ऐप क्यों नहीं बना पाया? बहुत साधारण सी चीज है। देखिए समझिए, जब आप ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, सब चीजों को आप ऐप पे डाल देते हैं तो बहुत सारे लोगों का धंधा खत्म होता है। आप समझिए, आपके पास गिनती के बेड्स हैं, आप चाहते हैं कि जो 15 लाख रुपए दे, जो 5 लाख रुपए जमा कराने की बात करे, उसको हम बेड दें। जब आपने, सरकार ने इसको ऐप पे डाल दिया तो वो प्राइवेट अस्पताल घबरा रहे हैं। अब क्या है कि गरीब आदमी या नॉर्मल आदमी भी जाके कहेगा नहीं तुम्हारे पास बेड्स हैं, तुम हमें बेड्स क्यों नहीं दोगे? इसीलिए कुछ प्राइवेट अस्पताल इसको फ्लॉप करने के लिए अपना डेटा नहीं डाल रहे ताकि ये ऐप जो है इस्तेमाल होनी बंद हो जाए। ये सिर्फ उनकी घबराहट का नतीजा है। ठीक है आशुतोष जी, मेरा ये सवाल है, दिल्ली सरकार का ये फैसला विभाजनकारी आपको दिखता है या फिर वास्तव में राजधानी दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं, और उसके मद्देनजर अगर वहां की सरकार फैसला लेती है तो क्या दिक्कत है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि दिल्ली के आंकड़े उतने डराने वाले नहीं जितने कि मुंबई के आंकड़े हैं और जितने कि महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस देश के अंदर है, मुझे लगता है कि दिल्ली में फिर भी बाकी राज्यों से बहुत बेहतर है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो दिल्ली को लेकर बहुत ज्यादा हॉकिश नजर आते हैं, अगर वो अपने अपने राज्यों के अंदर जहां उनकी अपनी सरकारें हैं, अगर वहां पे ध्यान देंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अगर अभिषेक दत्त जी अगर राजस्थान के बारे में ध्यान देंगे, वहां पे हेल्थ की क्या सुविधा है और वहां लोगों को किस तरह का इलाज होगा, ज्यादा बेहतर होगा। या विजेंद्र गुप्ता जी अगर वो यूपी के बारे में बात करेंगे जहां बिल्कुल टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो उसके बारे में ज्यादा बेहतर होगा। मेरा 2 ऑब्जेक्शन है जो दिल्ली सरकार का ये फैसला। पहली बात यह कि जब एनसीआर बना तो एनसीआर का कॉन्सेप्ट में अगर आप नोएडा को, फरीदाबाद को, गाजियाबाद को अगर इनको अलग कर देंगे और यहाँ के लोगों का इलाज अगर सैद्धांतिक स्तर पर भी अगर दिल्ली में नहीं होगा तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो भारत की जो संघ जो यूनियन है, जो संघ है, ये संघ की बुनियाद क्या है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कहीं भी जाके पढ़ सकता है और कहीं भी अपना इलाज करा सकता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस बारे में सोचना चाहिए, ये संवैधानिक सवाल है। और जो चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली बाकी के प्रदेशों ने केरला से कोई सबक नहीं सीखा। केरला ने जब वुहान में जब पहला मरीज आया पता चला, तब से उन्होंने दिसंबर के महीने से तैयारी शुरू कर दी थी। और हिंदुस्तान के अंदर केरला अकेला राज्य है जो बहुत मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है और सक्सेसफुली लड़ रहा है। लेकिन दिल्ली और बाकी के राज्यों ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। और
इसलिए दिक्कत आ रही है। इसीलिए दिक्कत आ रही है। और सौरभ, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, और बहुत विनम्रता से, हालांकि किसी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपके बड़े नेता दिल्ली को छोड़कर अपना इलाज कराने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो क्या ये फैसला लेते हुए ये बातें उनके जेहन में, दिल में नहीं रही होंगी? सैद्धांतिक तौर पे आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं और आप लोग जो बात कह रहे हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं है। दिल्ली के रिसोर्सेज हमेशा के लिए सबके लिए खुले रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमेशा से खुली रही हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल सिर्फ 2-3 महीनों का है, जिस वक्त अस्पताल के अंदर बेड्स की मारामारी हो रही है, जिस वक्त हमारे प्रोजेक्शंस ये दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, बॉम्बे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे ट्रैवल की वजह से बहुत ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम इतनी टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है मामले बढ़ते दिख रहे हैं। और मुख्यमंत्री के तौर पे और एक सरकार के तौर पे हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भाई आप दिल्ली वालों का इलाज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हम उसकी एक प्लानिंग कर रहे हैं और एक प्लानिंग जो है सबके सामने रखने की, भाई ये प्लानिंग है, इस तरीके से मरीज बढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम नहीं चाहते कि हमारे ये जो बेड्स हैं आसपास के राज्यों द्वारा भरे जाएं और फिर हमें दिल्ली वालों के लिए बेड्स देने के लिए मुश्किल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बेड्स नहीं है, देखिए नोएडा में बहुत सारे अस्पताल हैं, गुड़गांव में बहुत सारे अस्पताल हैं, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे अस्पताल हैं, फरीदाबाद में बहुत सारे अस्पताल हैं। करना यह है कि हरियाणा सरकार को अपने लोगों को बोलना है कि भाई आप लोग फरीदाबाद में इलाज कराएं, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग गुड़गांव के अंदर इलाज कराएं, फला डिस्ट्रिक्ट के लोग ग्रेटर नोएडा के इन अस्पतालों में इलाज कराएं, ताकि हमारे जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, और ये सिर्फ दिल्ली के लोग जो है, ये कोई मूल निवासी का प्रश्न नहीं है। यूपी का, दूसरे प्रदेशों के कुल कितने लोगों का इलाज हो रहा है कोरोना के मामलों में राजधानी दिल्ली में? कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? जी, हमारे पास कोरोना के मामले के अंदर आंकड़े नहीं, क्योंकि ये आंकड़े जमा नहीं किए गए, मगर जनरल तौर पे हमारा जीटीबी अस्पताल है या जो भी हमारे आउटर के अस्पताल है, उनमें करीब 60 से लेकर 70% लोगों का इलाज जो होता है वो लोग दिल्ली के बाहर के होते हैं। ये बात सब जानते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, अगर दिल्ली वालों के हितों में दिल्ली सरकार कोई फैसला कर रही है तो उसको इतना तो अधिकार होना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है बीजेपी को? चित्रा जी, मैं ये कहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी की मोडस ऑपरेंडी है कि हर चीज में कन्फ्रंटेशन करो, कंट्रोवर्शियल करो। और दुख की बात यह है कि उस समय जब दिल्ली में लाशों के अंबार लग गए हैं इस सरकार की निकम्मेपन के कारण, उस समय ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है, आज गली गली में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारा फैसला गलत हो गया। जिस समय हमें इलाज की जरूरत है उस समय राजनीति हो रही है। कभी कहते हैं 30,000 बेड तैयार हैं, कभी कहते, आज जो रिपोर्ट सामने आई है दिल दहलाने वाली कि जून के महीने में दिल्ली में 1 लाख कोरोना पेशेंट हो गए बढ़ करके। जो सरकार 10,000, 5,000, 15,000 जब फिगर गई तो नहीं संभाल पाई। मैं सोचता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोगों के सामने कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली। ये विवाद, एक तरफ कहते हैं कि 5,000 बेड खाली पड़े, कभी कहते हैं 15,000 बेड खाली पड़े, कभी कहते हैं हमने ऐप इशू कर दिया है और 80% बेड खाली पड़े हैं, और कभी कहते हैं कि बेड जो हैं, ये विवाद क्यों? ये विवाद का समय है क्या? इस समय लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को सर्वश्रेष्ठ अपने प्रयास करने चाहिए। लोगों को कैसे ट्रीटमेंट मिले, आज सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए। पेशेंट 12-12 घंटे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं, सड़कों पर पड़े हैं। सरकारी अस्पताल उनको एडमिट करने को तैयार नहीं है। दिल्ली की सरकार सरकारी अस्पतालों के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। सरकारी अस्पतालों के बारे में की दुर्दशा के बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करने लग जाते हैं, कभी उनके साथ जिस तरह की भाषा मैंने सुनी उससे लगता है कि सिर्फ एक नौटंकी चल रही है, एक नाटक चल रहा है। ये रॉबिन हुड बनने की कोशिश मत करिए। चलिए, इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। सौरभ भारद्वाज, मत करिए। इन सबके बीच हमारे साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर बीबी वाधवा भी जुड़ चुके हैं। उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन सौरभ, मेरा ये सवाल है, और जो बातें विजेंद्र गुप्ता जी की ओर से खड़ी की गई हैं, वो सवाल ये है कि अगर कोई मरीज अस्पताल के बाहर जाता है तो डॉक्टर्स उससे लक्षण पूछने के बजाय उसका वोटर ID कार्ड मांगेंगे कि आप दिखाइए, उसके बाद ही आपकी एंट्री की जाएगी। आप सोच रहे हैं ये कितना अमानवीय है?
मैं दोनों बातें बता देता हूँ। देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी ने पूरी की पूरी बहस अपनी इस चीज पे खड़ी करी कि दिल्ली के अस्पताल इतने बेकार हैं, इतने नालायक हैं, वहां किसी का इलाज नहीं हो रहा, वहां लाशों के ढेर लग गए। ठीक है, ये सारी चीजें मान ली, उसके बावजूद भी पेट में दर्द ये है कि भैया हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा हरियाणा, जहां पे इनकी सरकार है, वो उससे भी ज्यादा नालायक है कि वो अस्पताल भी उनको चाहिए। भैया अगर इतने ही खराब अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के, तो आपकी यूपी सरकार के बड़े अच्छे हैं, आपकी हरियाणा सरकार के इतने अच्छे हैं, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हमें कहिए, दिल्ली वालों को हम भेज देंगे उत्तर प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हरियाणा में आपके खट्टर जी ने बहुत बड़े बड़े अस्पताल बनवाए हो, बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हो, वहां पे मेंटेनेंस बहुत बढ़िया हो, हमें बता दीजिए, हम दिल्ली से भेज देंगे। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे हो सकता है? या तो अस्पताल अच्छे हैं और आप हाथ जोड़ के कहिए कि भैया हमारे वाले मुख्यमंत्री योगी जी हैं, खट्टर जी है, वहां उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके यहाँ अस्पताल अच्छे हैं, प्लीज आने दीजिए, तब भी बात ठीक है। हमारे अस्पताल भी खराब है, मगर आपके मुख्यमंत्रियों ने काम इतना अच्छा किया है, मगर वहां के लोग हमारे यहाँ आना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों के अंदर आप जाएंगे। दूसरी बात, कोरोना पेशेंट्स की मैं बात बता दूं, दिल्ली के अंदर जितनी कोरोना से मृत्यु हुई है, उससे कई ज्यादा मृत्यु इनके गुजरात के अंदर हुई है। दिल्ली के ये कौन सी बहस करो चित्रा जी, ये क्या बहस है? सब बता रहा आज लोग परेशान हैं, उनको इलाज नहीं हो रहा है, ये कभी गुजरात की बात करते हैं, कभी हरियाणा की बात करते हैं, ये क्या मजाक है? गुजरात के ये अंदर अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? ये राजनीति करने का समय नहीं है, एक चौथाई ना करें। सौरभ भारद्वाज की पूरी आवाज भी नहीं हो पा रही है, दोबारा से हम संपर्क कर लेते हैं। सौरभ, जो बातें आपने कही हैं वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सारा सवाल आकर इस पर टिक जाता है कि विभाजनकारी क्या ये नीति दिल्ली सरकार की नहीं है? अगर लोगों में इलाज को भी हम बांटने लगेंगे तो फिर लोग इलाज के लिए कहां जाएंगे? और वो किसी भी अस्पताल, किसी को बीमारी होती है, वो नजदीकी अस्पताल पहुंचता है, तो सबसे पहले घर में उसको वोटर ID कार्ड खोजना होगा कि मैं जा रहा हूं, वहां पर मुझे एडमिट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इस पर आप लोगों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच विजेंद्र गुप्ता जी, आप पहले जल्दी से जवाब दे दीजिए। सौरभ ने जो बातें कही हैं, उसके बाद में डॉक्टर वाधवा आपके पास तुरंत आती हूं। जल्दी से सर, 2 लाइन। देखिए, मैं चित्रा इतना कहूंगा कि ये राजनीति का समय नहीं है। आप दिल्ली के लोगों से भी दिल्ली में रहने का प्रूफ मांग रहे हैं। आपने चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा, आज अगर मेरे साथ कोई तकलीफ हो जाती है तो मुझे पहले जाकर वहां ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं दिल्ली वाला हूं, दिल्ली में रहता हूं। तो ये जो लाल फीताशाही को ये हावी कर रहे हैं, कभी कहते हैं प्राइवेट लैब में टेस्ट नहीं होंगे, कभी कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं होगा, कभी ये जो मरने वालों की संख्या को छुपाते हैं, कभी मतलब लगातार एक के बाद एक जो काम करने के उस पर तो सियासत कर रहे हैं। और जो बात इस समय नहीं होनी चाहिए, गुजरात में ये है, बंबई में ये, अरे मुझे बंबई गुजरात से क्या लेना, मैं दिल्ली वाला हूं, मुझे मेरा ट्रीटमेंट दे दीजिए, मुझे इतना विश्वास दे दीजिए कि मुझे कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा इलाज हो जाएगा। आज आप आम आदमी की जिंदगी से के बारे में नहीं सोच रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन शुरुआत तो बीजेपी की ओर से भी की गई थी ना, जब यूपी की सीमा सील कर दी जाएगी, यहां पर पास चेक किए जाएंगे, हरियाणा अपनी सीमा ये कहते हुए सील कर लेगी कि दिल्ली से कोरोना के मरीज दाखिल हो रहे हैं हरियाणा में, तो आप लोगों की ओर से भी तो यही किया गया था, तो आपने और आम आदमी पार्टी में क्या फर्क हुआ? मैं इतना कहूंगा कि कोरोना को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े वो सरकार को उठाने चाहिए, इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, ये फैले ना। और आपके एमसीडी के अस्पतालों को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर बीबी वाधवा, अब मैं जल्दी से उनका कमेंट कर लेती हूँ। अभिषेक, मैं तुरंत आती हूँ आपके पास। डॉक्टर बीबी वाधवा, आप लोगों की ओर से, यानी कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोविड-19 मरीजों के दाखिले और टेस्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो चेतावनी दी थी, उस पर आप लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिल्ली सरकार के किस फैसले का आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला विरोध तो इस बात का है कि जो दिल्ली में जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस तरह से कल जो केजरीवाल जी ने FIR वगैरह लॉन्च की, हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह से काम कर रहे हैं और पिछले 2.5 महीने से आप देख रही हैं कि दिन रात एक करके लोगों की जान को बचा रहे हैं। अब अचानक एक दिन जो है मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और जो है FIR गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ जो लॉन्च होती है, मुझे ये बताइए कि उस हॉस्पिटल में जो बेड की कालाबाजारी हो रही है या नहीं हो रही है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन डॉक्टर्स तो अपनी सेवाएं पूरी दे रहे हैं, पूरी दिल्ली में दे रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले एक नया फरमान आया था 20% बेड्स का। आप मुझे ये बताइए कि 20% बेड्स अगर हम करते हैं, ज्यादातर नर्सिंग होम छोटे हैं जिनकी एंट्री भी एक ही है और जिनके यहाँ एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक ही छोटी सी लैब है, अब लैब टेस्टिंग भी बंद कर दी, तो आप मुझे ये बताइए दोनों पेशेंट जो नॉन कोविड और कोविड वाले मिक्स हो जाएंगे,
तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ये इटली बन जाएगा या बहुत जल्दी न्यूयॉर्क बन जाएगा। मुझे ये लगता है ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जो जितने भी स्टेडियम हैं इनको हॉस्पिटल के तरह क्रिएट करते हैं, जैसे इटली में उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम को कर दिया था या न्यूयॉर्क में बेसबॉल स्टेडियम को कर दिया था, इस तरह से एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बनाए जा सकते हैं। ये छोटे नर्सिंग होम में अगर वो पेशेंट थोड़े जो दूसरे कोविड के आ गए तो उनका जो दूसरे पेशेंट जो नॉर्मल पेशेंट है जिनका हम इलाज करते हैं वो पेशेंट कहाँ जाएंगे? अगर उनमें इन्फेक्शन हो गया तो ये महामारी की तरह फैल जाएगा और बहुत बुरा हाल होने वाला है दिल्ली का। अगर इस तरह से अगर हम इस तरह से पॉलिसी सरकार की, मैं तो चाहता हूँ केजरीवाल जी को मेडिकल प्रोफेशन के साथ में एक मिल के मीटिंग करनी चाहिए और हम लोगों से गाइडलाइंस जिस तरह से प्रोफेशनल उनको गाइडलाइन दे और प्रॉपर गाइडलाइन से काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम दिल्ली में जिस तरह से पिछले काफी समय से हम कंट्रोल करके रखे हुए थे उसको कंट्रोल करेंगे। अब आवाजाही बढ़ रही है तो इसमें जो है एक सख्त गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन रखें। तो ये आवाजाही से ये जो और फैलेगा, मुझे बहुत ऐसा बिल्कुल अभी जो खबर आई है कि 1 लाख से ऊपर केस होने वाले हैं और ये कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। तो क्या दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है कि दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रहें, ये फैसला फिर ठीक है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक पेशेंट अगर मान लो किसी स्टेट से चल के आता है और वो हाँफ रहा है और उसको जो क्रिटिकली इल है, तो आप मुझे बताइए ये इनह्यूमन नहीं होगा कि हम उसको ना लें, हम उसको वापस भेज दें? बताइए मुझे, ये हम कैसे उसको रोक दें? एथिकली भी, लॉजिकली भी, इलीगली कैसे हम उसको मना करेंगे? बताइए हम ट्रीटमेंट को कैसे मना कर सकते हैं? तो ये जो एक बड़ा ट्रिवियल क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ हाँ, दिल्ली वालों के लिए दिल्ली वालों के फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे डिफरेंशिएट होगा? अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आईडी पहले पूछोगे या बाद में उसका इलाज करोगे, ये कैसे पॉसिबल है? बताइए। आशुतोष जी, मैं आऊंगी सौरभ भारद्वाज, डीएमए के प्रेसिडेंट की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए मुझे डीएमए के प्रेसिडेंट की प्रेस रिलीज भी मैंने पढ़ी, हालांकि प्रेस रिलीज इनकी बहुत दिनों बाद मैंने पढ़ी। उसके अंदर इन्होंने डॉक्टर्स वर्सेस गवर्नमेंट बड़ी समझदारी से किया, हालांकि देयर इज नथिंग डॉक्टर वर्सेस गवर्नमेंट था ही नहीं। किसी प्राइवेट अस्पताल पे या कुछ प्राइवेट अस्पतालों पे जो मुनाफाखोरी करने के लिए इस वक्त भी लोगों को नोचना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर एक्शन होगा तो उसके अंदर डॉक्टर्स कहाँ बीच में आ जाते हैं? प्राइवेट अस्पताल एक अलग एंटिटी है, मुनाफाखोरी हो रही है कईयों में, डॉक्टर्स एक अलग एंटिटी है, डॉक्टर्स तो सरकारी अस्पतालों में भी है। दूसरी बात, आपके ही चैनल पे और कई चैनल्स पे पिछले 1.5 हफ्ते से न्यूज चल रही है कि प्राइवेट अस्पताल 15 लाख रुपए मांगते हैं मरीज को जमा करने से पहले, कोई आदमी 10 लाख रुपए मांगता है। आप बताइए कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास आदमी 10 लाख रुपए कहां से देगा अगर उसको अपने एक मरीज को एडमिट कराना है? क्या इनके डीएमए ने कभी प्रेस रिलीज किया? कभी ये आज तक पे आके इन्होंने बोला कि हमारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और इस वक्त जब लोगों को परोपकार करना चाहिए था, पुण्य करना चाहिए था, वहां पे इस तरीके से लालच के अंदर पैसों लोगों को मतलब ब्लैकमेल करके पैसे लिया जा रहा है, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इससे मेडिकल प्रोफेशन शर्मसार हो रहा है। इनकी कभी मैंने प्रेस रिलीज नहीं देखी। मैंने इनके प्रेसिडेंट इलेक्ट से भी बात की थी फोन पे कि आप इसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते? कहते जी हम नहीं करेंगे, सरकार करेगी। मैंने कहा अरे आप प्रेस रिलीज तो दीजिए, आप ट्वीट तो कीजिए कि जो प्राइवेट अस्पताल ये कर रहे हैं वो गलत है। और तीसरी चीज, सबसे ज्यादा पेट में दर्द क्यों है? इसलिए क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को सारा डेटा ऐप पे डालना पड़ रहा है। उससे क्या होगा? देखिए क्या होता है, आपके पास जो 5 लाख रुपए दे रहा है उसको आप बेड दोगे, जो नहीं दे रहा आप उसको कह दोगे बेड खत्म हो गए। ठीक है। जब हमने ऐप पे डाल दिया तो इनकी ये ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाती है। वो आदमी कहेगा भाई तुम्हारे पास बेड है, तुम मुझे बेड दो। और मेरे सहयोगी अंकित त्यागी ने भी बकायदा दिल्ली के तमाम अस्पतालों का जायजा लिया, वहां से रिपोर्ट की, जिसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि दिल्ली के अस्पताल किस तरह से मनमानी करते हैं। उस पर आप लोगों की ओर से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो सवाल सौरभ भारद्वाज भी पूछ रहे हैं? डॉक्टर भारद्वाज। नहीं, मैं सौरभ जी से ये पूछना चाहता हूं कि पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, ये मुद्दा अभी सामने क्यों आया? ये इसी तरह से बात अब क्यों निकल के आई? वो इसलिए कि कोरोना के केसेस बढ़े हैं और उन हॉस्पिटल्स में वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, 75-80 वेटिंग लिस्ट हो गई है, और वहां पे हॉस्पिटल में डायरेक्ट पेशेंट पहुंच जाता है। गवर्नमेंट को नहीं पता होता कि वहां पे पेशेंट की लाइन लगी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले ये मैक्स हॉस्पिटल में मैंने एक पेशेंट को भर्ती कराया, 65 की वेटिंग थी। उधर अपोलो हॉस्पिटल में वेटिंग थी। अब दूसरी बात ये पैसे की, तो पैसे का तो अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग वो चार्जेस होते हैं। दूसरी बात ये है कि उनके जो अलग वार्ड होता है, अलग स्टाफ देना पड़ता है, डॉक्टर्स अलग होते हैं, सैनिटाइजेशन अलग होता है, तो काफी तरह के
खर्चे होते हैं। मैं ये बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई इतना ज्यादा खर्चा जो है क्यों हो रहा है ये, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसका जो खर्चा प्राइवेट में तो नेचुरली थोड़ा सा होता है। देखिए इसके अंदर बड़ी अजीब बात है, नेचुरली थोड़ा सा होता है। अरे 15 लाख रुपए किसके पास होते हैं कोरोना के पेशेंट के लिए? इसके लिए इनके पास अभी भी सीधे शब्दों में इन्होंने नहीं कहा कि गलत करो। दूसरी बात, मैं मैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बैक्स की बात नहीं कर रहा और मैं अपोलो की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने अभी तक 30 बेड अभी तक कोरोना के लिए रिजर्व नहीं किए हैं। वो नहीं देना चाहते हैं पेशेंट्स को, और वो वेबसाइट पे ऐप पे नहीं बताना चाहते हैं कि उनके पास बेड्स हैं, क्योंकि वो मनमानी का पैसा लेना चाहते हैं। और विजेंद्र गुप्ता के पेट में क्यों दर्द होता है जब प्राइवेट अस्पतालों को वार्निंग दी जा रही है? इनको क्या दर्द है? सरकारी अस्पतालों की बताओ पहले आप। सरकारी अस्पतालों में अस्पतालों में अगर अच्छा इलाज होगा तो मैं जाऊंगा प्राइवेट में। आप बताइए जल्दी से। एक एक कमेंट बाकी लोगों का ले लेते हैं। विजेंद्र जी जल्दी से आप अपनी टिप्पणी कीजिए, उसके बाद मैं तुरंत जाऊंगी कांग्रेस। ठीक है, अभिषेक और आशुतोष भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। विजेंद्र जी जल्दी से, वो पूछ रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी को अगर हम रोक रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं, तो बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये जो भाषा बोल रहे हैं ना, ये राजनीति से प्रेरित है। हमारा कहने बना दी, वहां पर एडमिशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहते हैं बेड अवेलेबल है, 5000 बेड आपने कहा हमारे पास है सरकारी अस्पतालों में, कहां गए वो? प्रश्न ये है, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक सुर्रा छोड़ दो। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के लच्छेदार भाषण, बहुत अच्छा लगता है इस तरह की बातें, लेकिन मेरी जान जब जा रही है उस समय आप अगर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अरे आप 6 साल से सरकार में हैं, 5 साल 5.5 साल से आपने प्राइवेट अस्पतालों पे अंकुश क्यों नहीं लगाया? विजेंद्र गुप्ता, आपके एमसीडी के जो अस्पताल हैं, जो एमसीडी के अंदर आते हैं, वो भी सवालों के घेरे में हैं। सर, उनको लेकर आप लोगों ने क्या व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की? क्या वहां पर टेस्ट उपलब्ध हैं कि अगर कोई जाए टेस्टिंग के लिए तो वहां पर उपलब्धता मौजूद हो? मेरा कहना है एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सवाल सरकारें नहीं है। लोगों को अस्पताल चाहिए, जहां भी व्यवस्था में कमी है वो ठीक होनी चाहिए। तो एमसीडी की कमी क्या दुरुस्त की गई? मैं इनका जवाब दे दूं। मैंने यही कहूंगा कि ये लोग सत्ता में है, सरकार में है, अगर एमसीडी की कमी है तो ये आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। मैं कहूंगा दिल्ली सरकार का अस्पताल खराब है, ये कहेंगे एमसीडी का, इसका मतलब ये है हम दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैडम मैं एक तो बात, चित्रा जी मैं एक बात पड़ेगा ना सर, ये अच्छी बातें टीवी पे तो ठीक लगती हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर आप लोगों के सुर अलग अलग हो जाते हैं। सौरभ, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर एमसीडी के या सरकारी अस्पतालों में दिक्कत है तो अभी तो प्राथमिकता लोगों का इलाज होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स। मैं चित्रा जी नहीं किया जा सकता। मिलजुल के सब लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। आप समझिए, कोई भी कमी हमको दूर करना चाहिए, लेकिन आज 25,000 पेशेंट है तो आप ये बात बोल रहे हैं, कल 1 लाख हो जाएंगे तो कुछ और बोलने लग जाएंगे। ठीक है सर। सौरभ, आप जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेना चाहूंगी जल्दी से। सौरभ भारद्वाज, ऐसा तो नहीं है कि अपनी कमियों का ठीकरा हम दूसरी जगह फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए चित्रा जी, ये बात बड़ी साधारण है और पूरे देश में सब लोगों को मालूम है। एक वर्ग है समाज का जो सरकारी अस्पतालों में नहीं जाता, ना कोरोना के समय जाता था, ना पहले कभी जाता था, वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते रहेंगे। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल में 2500 से ज्यादा बेड हमारे पास खाली है, बट कुछ लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी का कहना है, या तो आप सरकारी अस्पताल में जाओ, नहीं तो प्राइवेट अस्पतालों में आपको लुटना ही पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा, क्यों जा रहे हो प्राइवेट अस्पताल, क्यों नहीं जाए प्राइवेट अस्पताल? बोल रहे हैं, कौन देता है? आप भाषा क्या बोल रहे हैं? आप कौन सी भाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इस समय लाल झंडा उठा के चलना चाहते हैं, आप हरा झंडा उठा के चलना चाहते हैं, आप भगवा झंडा उठा के चलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? झंडे उठाने का टाइम है क्या? विजेंद्र जी, एमसीडी के झंडे उठाने चलने का टाइम है? झंडे उठाने चलने का टाइम है? आप इलाज करवाइए और जहाँ गलत हो रहा है उस पर अंकुश लगाइए, उसको पॉलिटिसाइज मत करिए। जहाँ गलत हो रहा है उस पर आपके पास सारी ताकत है, सरकार के पास सारी ताकत है, सरकार के पास पूरे अधिकार है। क्या एक्शन लिया आपने? सिर्फ भाषण देने के, हवाबाजी हमारे पास एमसीडी के अस्पतालों को हम ले, विज्ञापन देने के, आपने एमसीडी के अस्पतालों में इलाज नहीं देंगे। क्या कार्रवाई करी आपने? किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई की? अभी तक किसी एक भी अस्पताल से पैसे कम करवाए?
सर, ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। अगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने अपने सिर माथे पर बिठाया तो लोकसभा में बीजेपी को, और ये आप दोनों ही पार्टियों की जिम्मेदारी है कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों की जान पर बनाई हो तो आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश देख रहा है, कम से कम मुझे लगता है कि जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। लेकिन अभिषेक, अब मैं आपके पास आते हुए, आपके पास भी तो ऐसा कोई बड़ा एग्जाम्पल है नहीं। आप आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी पर सवाल खड़े कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में आपके समर्थन से जो सरकार चल रही है, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? क्या वो एग्जाम्पल बन सकती है देश के लिए? चित्रा जी, महाराष्ट्र की स्थिति है कि महाराष्ट्र के यहाँ 60,000 बेड्स हैं। जो डॉक्टर साहब इस पैनल में, उन्होंने कहा कि अब स्टेडियम्स को टेक ओवर कर लीजिए, अब रूम बनाने शुरू कर लिए। महाराष्ट्र में ऑलरेडी स्टेडियम्स टेक ओवर हो चुके हैं, बेड्स बन चुके हैं। देखिए, मेट्रो सिटीज है, ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ है, जैसे सौरभ जी ने कहा यहाँ एयरपोर्ट था, यहाँ बाहर से लोग ज्यादा है। अब महाराष्ट्र के, अब दिल्ली का मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर कल मैंने केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने किसमें शब्द यूज करा कि कुछ लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल जी को, आप बताओ ना कौन लोग जो धमकी दे रहे हैं आपको। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, 4 दिन पहले केजरीवाल जी, उनकी सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों से मीटिंग करनी शुरू करी है। ये 70 दिन उन्होंने मीटिंग क्यों नहीं करी? जब दिल्ली का आदमी ऑलरेडी पिस चुका है, जब पैसे दे चुका है। आप एलएनजेपी की मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, चलो हटके मैं बात करता हूँ। इनके सरकारी हॉस्पिटल एलएनजेपी, अमनप्रीत जी के फादर की हॉस्पिटल के बाहर डेथ हो गई। इनकी खुद की ऐप जो दिल्ली सरकार कंट्रोल करती है, वो 1029 का डेटा दिखा रहा है, अंदर बेड नहीं है। आप केवल और केवल अपना गोल फ्लो चेंज कर रहे हो। आपको एग्जांपल दूंगा, 29 अप्रैल को दिल्ली के अंदर 3,440 केसेस थे, दिल्ली में 102 कंटेनमेंट जोन थी। आज दिल्ली में 27,000 केस और मात्र 162 कंटेनमेंट जोन है। आपका जो मुद्दा है कि आप कोरोना वायरस से कैसे लड़ोगे, इसको कैसे संभालोगे, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हो रही। एक सिंपल टेस्टिंग का बार बार सौरभ भारद्वाज जी बात कर रहे हैं। मैं 29 मई को आपने 7,750 केसेस की टेस्टिंग करी है, 5 जून को 5,000 केसेस की टेस्टिंग कर रहे हैं। आप दिल्ली के अंदर टेस्टिंग को कम करें ताकि आपके आंकड़े साफ निकल के आए। और मैं आज भी आपको बता रहा हूं, आपकी डिस्कशन ये होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर हम कोरोना वायरस के लिए साथ मिलकर कैसे लड़ाई करें। अभी तो ये हो रहा है कि मैं अपने आप को कैसा साफ दिखाऊं, वो कह रहे मैं अपने आप को कैसा साफ दिखाऊं। केंद्र सरकार के 6 हॉस्पिटल है। देखिए मैम, फर्क है, आप मुझसे जवाब दीजिए, कहां करें? मैंने महाराष्ट्र को लेकर सवाल पूछे जहां पर मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है देश में, आप आगे राजधानी दिल्ली में अभी तो वही कर रहे हैं। मैम मुझे बोलने दीजिए, आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र ने जितना डिफिकल्ट समय देखा है, आज महाराष्ट्र ने उसको कंट्रोल कर दिया। और दिल्ली को देखिए, दिल्ली एकदम सेफ था, दिल्ली कहां चला गया? मैं पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली के अंदर कम से कम 11,500 लोग होम क्वारंटीन में हैं। केवल सरकारी अस्पतालों में 4,000 लोग हैं। क्या इनकी व्यवस्था है? लोग होम क्वारंटीन में क्यों है? एक कमरे के अंदर आदमी कैसे होम क्वारंटीन करेगा? आशुतोष जी, सौरभ इसका जवाब आप दीजिएगा एक बार। आशुतोष जी, मैं आपसे ले लेती हूँ टिप्पणी। ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कमजोर साबित हो रही है, इस वजह से अपनी नाकामियों का ठीकरा कहीं और पर मरने की कोशिश और कवायद है, और इसी वजह से ये सारी चाल चली जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो पूरी डिबेट हो रही है, ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में डिबेट है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के लोगों के लिए होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना है, उनको तो लगेगा देखो आम आदमी पार्टी हमारे लिए बात कर रही है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस की इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। दूसरी बात, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दरअसल जो दिल्ली के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये लूट के बहुत बड़े अड्डे हैं, और इन हॉस्पिटल्स पे क्रैकडाउन होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आज इस संकट के समय में मुझे बताइए, दिल्ली का कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने अपना अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए खुला छोड़ दिया, बोला कि हम सबका यहाँ फ्री इलाज करेंगे। इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको फ्री में जमीन मिलती है, 20% आपको खोलना चाहिए। आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले, मेरे जैसा आदमी दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता। अगर मैं गया, या तो मेरी डेड बॉडी वहां से निकलेगी, या इतना खर्चा मेरे ऊपर आ जाएगा कि नहीं। मेरा साफ तौर पर मानना है कि दिल्ली के जो निजी अस्पतालों की जो यूनियन बाजी है, ये टूटनी चाहिए। इनके अस्पतालों पर कैप लगना चाहिए, और वहां पर उनके उन अस्पतालों को अगर जरूरत पड़े तो सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए। और साथ ही साथ जब तक कोरोना का संकट नहीं हो जाता, तब तक इनके सारी फैसिलिटीज जो है वो कोरोना के मरीजों के लिए लगनी चाहिए। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट के, दोबारा कहता हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल लूट के बहुत बड़े अड्डे हैं। इनको अगर ये बंद नहीं होंगे तो ये दिक्कत होगी। डॉक्टर वाधवा से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले आपने कहा कि अगर दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना है और वो दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं, मतलब अब सारी सरकारें इसी लिहाज से काम करें कि मुझे यहाँ के लोगों ने चुना है तो मैं इनको अस्पताल दूं, दूसरे से छीन लूं। आशुतोष जी, क्या आप ये ट्रेंड सेट करवाना चाहते हैं पूरे देश में? नहीं, मैं ये ट्रेंड की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जो ये पॉलिटिक्स है, जो कोरोना के बहाने की जो पॉलिटिक्स है,
मैं उस पॉलिटिक्स को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली देश की राजधानी है और हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई केरल का आदमी आए अगर मरीज है तो उसका दिल्ली में इलाज होना चाहिए, अगर दिल्ली का आदमी केरल जाता है तो उसका इलाज होना चाहिए, ना तो उसका आई कार्ड पूछना चाहिए, ना उसका पासपोर्ट पूछना चाहिए, सीधी बात है। लेकिन मैं उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद जब एमसीडी का चुनाव हुआ तब उस वक्त तो क्या कह रहे थे कि दिल्ली को राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स कर रही है, दिल्ली राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स कर रही है, और उसमें बीजेपी और बीजेपी के मतलब अस्पतालों के पीछे भी पॉलिटिक्स है। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आ जाती हूँ डॉक्टर वाधवा आपके पास। आशुतोष ने जो बात कही है, दोनों से फंस गए। ठीक है, ये जो यूनियन बाजी होती है प्राइवेट अस्पतालों की, इसको लेकर भी आप लोग एक राय क्यों नहीं बनाते हैं? ये बात तो सच है ना? आशुतोष जी ने खुद अपना ही एग्जाम्पल दिया कि अगर वो प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने तो उनका क्या हश्र होगा, और ये बात तो सच है। नहीं, देखिए, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप एक बात को मानेंगी कि 80% जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं दिल्ली में, लेकिन ये सभी को इस तरह लूट का अड्डा कहना या इससे ये बहुत गलत है। मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ। मुझे ये बताइए, इस टाइम कोरोना की क्राइसिस चल रही है, हमें इस तरह की राजनीति ना करके पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये मांग करता हूं दिल्ली सरकार से कि सबसे पहले तो जो टेस्ट जो बंद किए हैं वो उनको खोलना चाहिए, ताकि हम जो जिन पेशेंट को ले पाएं उनको टेस्ट हो जाए, पता लगे कि ये कोरोना का मरीज है या नहीं है। एक तो इस चीज पे हमारा बहुत ज्यादा मतभेद है। दूसरे ये कि जो छोटे नर्सिंग होम है उनमें अलग से एंट्री नहीं होती है, उसमें मिक्सिंग का बड़ा चांस है, तो इसलिए मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए जिसमें कि इन मरीजों को रखा जा सके। मैं आशुतोष जी से ये कहूंगा कि आशुतोष जी, जब आपको भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पे सुविधाएं नहीं मिलती, और जब सुविधाएं मिलती हैं तो अब थोड़ा चार्ज होता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा चार्ज है, कई जगह चार्ज हो रहा है, मैं इस चीज को रिफ्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर हॉस्पिटल लूट का अड्डा बन गया और इस तरह से बदनाम करना हो प्राइवेट हॉस्पिटल को, ठीक नहीं है, जबकि वो 80% पॉपुलेशन को ट्रीट कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। आशुतोष, मैं तुरंत आ रही हूँ। सौरभ भी हाथ उठा रहे थे, आप भी जल्दी से। सौरभ, जल्दी से। देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ डीएमए के प्रेसिडेंट साहब से। उन्होंने एक बार भी कोई 5 अस्पताल भी नहीं बताया कि हाँ ये तो लूट के अड्डे हैं, हाँ कोई हो सकता है, कोई हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन नहीं, दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रवक्ता बन के आए हैं। इन्होंने एक बार ये बात नहीं की कि हाँ प्राइस पे कैपिंग होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि प्राइस पे कैपिंग हो। हाँ, लूट हो रही है, ये 5 अस्पताल है जिन्होंने लूटा किया है, और इन 5 अस्पतालों पे डीएमए जो है एक्शन लेगा। दूसरी बात, मैं टेस्टिंग पे आता हूं, जो अभिषेक जी ने बात कही। देखिए, ये आंकड़े जो है वो झूठ नहीं बोलते, पूरे देश के आंकड़े आपके साथ हैं। दिल्ली में पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, 12,000 टेस्ट पर मिलियन। तमिलनाडु में 7,000, राजस्थान में 6,000 पर मिलियन, महाराष्ट्र में 4,000 पर मिलियन, गुजरात के अंदर 3,000 पर मिलियन, और यूपी के अंदर मात्र 1,500 पर मिलियन टेस्ट हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में 12,198 टेस्ट पर मिलियन हो रहे हैं। मतलब दिल्ली आज भी ज्यादातर राज्यों से, मतलब यूपी से तो करीब 10 गुना ज्यादा। जल्दी से देखिए मैम, लेकिन दिल्ली में एक आंकड़ा और आप बता दें, हर चौथे व्यक्ति को दिल्ली के अंदर पॉजिटिव कोरोना हो रहा है। दिल्ली का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा स्लो है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने प्राइवेट अस्पतालों की बात करी, केजरीवाल जी को किसने रोका है उनको टेक ओवर करने से? उनको टेक ओवर कर लेना चाहिए। आप सोल्यूशन पे बात कीजिए ना। आप आज 70 दिन के बाद आप जाग रहे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल हूँ, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मिला के दिल्ली में 23,500 बेड्स हैं आज की डेट में। डॉक्टर वर्मा की रिपोर्ट कहती है दिल्ली में 45,000 बेड्स का आंकड़ा चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ सौरभ भारद्वाज जी से, आप 15 दिन के अंदर 10,000 वेंटिलेटर्स और 15 दिन के अंदर आप किस तरीके से 45,000 बेड्स बना लेंगे? आप जो आप 70 दिन में काम 7 सालों में नहीं कर पाए और 70 दिन में नहीं कर पाए, वो अगले 15 दिन में कैसे करते हैं? कि इसका जवाब है आपके पास? ठीक है, जल्दी से एक टिप्पणी, एक लाइन में आशुतोष जी। नहीं, मेरा कहना है कि आज जो वाधवा जी यहाँ बैठे हुए हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करना चाहिए कि दिल्ली के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे, और एक पूरा विंग क्रिएट करेंगे जहां पे करें, और जो हॉस्पिटल नहीं करेगा उस हॉस्पिटल की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगी। ताली तो बजा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बताइए कि क्या वो सभी के लिए उपलब्ध होंगे? सौरभ भारद्वाज, उसमें भी तो आरक्षण नहीं दे दिया जाएगा दिल्ली वालों के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, डीएमए आज अनाउंस कर दे, सबके लिए करेंगे। मगर मैं बता रहा हूं मैडम, यहाँ तो नौकरी चली जाएगी। डीएमए क्या चीज है? ये प्राइवेट अस्पतालों की जेब में बैठा है डीएमए। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।